Hello and welcome to my chapter reading and explanation classes of English textbook NCERT books. My name is Rizwan. This is my first video for the chapter explanation and reading of class 11 textbook. Now there is a question, हमें reading क्यों करनी चाहिए? Why should we do reading? Well, from exam point of view, I would like to tell you that in your exam you will see, आप अपने exam में देखेंगे, there are three sections. First is reading comprehension, that goes for 20 marks, 20 नंबर का आपका एक section आता है. Second is writing and grammar, that goes for 30 marks, and third one is literature, that goes for 30 marks. Now when we talk about reading comprehension, you will see 20 marks के दो questions आते हैं उसमें, एक 12 नंबर का, एक 8 नंबर का. सो जितना ज़्यादा आप रीडिंग किए हुए हैं, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज के टच में हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है अटेम्प्ट करना. सो व्हाई शुड वी रीड? वी शुड रीड टू बी बेटर इन टच ऑफ इंग्लिश सो दैट यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस सेक्शन ऑफ योर एग्जाम. सेकेंड, राइटिंग एंड ग्रामर. इन दिस सेक्शन you have to write a speech or a debate, letter, and you have to attempt some grammar questions. आप इसमें भी अच्छे हो जाते हैं जब आप रेगुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश की बुक्स को, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते रहते हैं. You get idea, you develop your thinking skill. Now third is literature. It is directly connected to your reading. जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. आपकी चैप्टर्स, बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रोज है, पोएट्री है, आई विल एक्सप्लेन दोज चैप्टर्स एंड इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. राइट नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन ए जनरल नोट. मैं अक्सर नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें रीडिंग क्यों करनी चाहिए, सभी को रीडिंग क्यों करनी चाहिए. माई फर्स्ट वैलिड पॉइंट इज क्योंकि रीडिंग एक अच्छी आदत है. वी मस्ट रीड. इट्स नॉट नेसेसरी इंग्लिश ही, सभी सब्जेक्ट, सभी लैंग्वेजेस को आपको पढ़ते रहना चाहिए. क्यों? टेक्निकल इसका आंसर है, इससे हमारी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है. आई वुड लाइक टू शेयर यू समथिंग न्यूरोलॉजिकल, समथिंग साइंटिफिक हियर. व्हेन वी रीड, जब हम रीडिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली हम दो प्रोसेस को अपने साथ पूरा कर लेते हैं. फर्स्ट इज स्पीकिंग. सो व्हेन वी रीड अलाउड, खासकर जब हम ऊंची आवाज में रीडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्पीकिंग भी करते हैं. एंड जब हम स्पीकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग लिसनिंग भी करते हैं. सो व्हेन वी रीड वी कंप्लीट टू प्रोसेस ऑटोमेटिकली, दैट इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग. वेल, स्पीकिंग हमें हेल्प करता है हमारे माउथ ऑर्गन्स में लिंग्विस्टिक पैटर्न्स डेवलप करने में. फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ड अगर आपने पहले कभी नहीं सुना है या पहले कभी नहीं पढ़ा है, आई गारंटी यू जब आप उसे पहली बार बोलेंगे और पढ़ेंगे, सो देयर विल बी अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, हल्का सा आप परेशान होते ही हैं. बट देन व्हेन यू रिपीट द वर्ड और रीड दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, यू लिसन दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स योर कप ऑफ टी. फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है. रीजन, व्हेन यू स्पीक, आपके माउथ ऑर्गन्स में विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न डेवलप हो जाते हैं उस वर्ड के लिए. और जब हम बोलते हैं तो इट गोज डायरेक्टली टू योर ईयर, विच इज द क्लोजेस्ट पार्ट टू यू, टू योर माउथ. लाइक, और इसलिए कहा भी जाता है जो भी आप बोलते हैं सबसे पहले आप खुद उसे सुनते हैं. लुक एट हाउ लेस द डिस्टेंस बिटवीन योर माउथ एंड ईयर इज. सो जो भी आप बोलते हैं loud, so it goes to your ear, and when anything goes to your ear, any sound, any noise, it develops some pattern in your brain. ये आपके ब्रेन में एक पैटर्न डेवलप कर लेता है. और जितनी बार हम उस वर्ड को, उस लैंग्वेज को सुनते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन को उसे समझना आसान हो जाता है. So in this video today I would like to read and explain chapter 1 of your textbook class 11th, that is Hornbill. So get ready. What do you do now? Just watch this video, read after me aloud, and try to understand the context, the way this chapter is written, the feeling of writer, what is the logic behind the chapter, and there are many more things which will help you
to prepare for your exam related question of this chapter. So here we go. Chapter 1, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh. So the portrait here means picture or a painting or a drawing. कोई भी ऐसी पेंटिंग या ड्राइंग या फोटोग्राफ जिसमें आपने जनरल नोटिस किया होगा अप टू शोल्डर फेस एंड हेड ही नजर आते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ पिक्चर वी से it a portrait. So the portrait of a lady means the painting of a lady, and it is written by Khushwant Singh. Now, notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. The thought was almost revolting, a veritable bedlam of chirrupings, an expanse of pure white serenity, frivolous rebukes, a turning point, the sagging skins of the dilapidated drum, accepted her seclusion with resignation. So these expressions are given. आपको इनको रीडिंग करते हुए ध्यान देना है जहां पर भी expressions आएंगे and try to find out, and we will try to get the meaning of these expressions in the context. So when I read, please have a note of these expressions and follow me, read after me each and every word and try to understand the chapter well enough. So let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. So the writer Khushwant Singh is telling us what he feels about his grandmother. वो अपने grandmother के बारे में कैसे description देते हैं वो इन लाइनों में है. तो कह रहे हैं मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी फीमेल है, एक बूढ़ी औरत है और वो बूढ़ी हो गई है और उनके चेहरे पर रिंकल्स हैं. यू माइट हैव नोटिस्ड कि स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं व्हेन यू गेट ओल्ड एज. और 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूं वो ऐसी की ही ऐसी हैं. नेक्स्ट लाइन. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लोग कहते थे कि कभी जो दादी है वो एक यंग और खूबसूरत लेडी होती थी और उनका एक हस्बैंड भी था, लेकिन मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. Now the writer is giving a description of his grandfather. उनका portrait grandfather का mantelpiece जहाँ पर drawing room में जहाँ पर अंगीठी होती है उसके ऊपर लटका हुआ है. उसके ग्रैंडफादर ने एक बिग टर्बन पहना है और उनके कपड़े थोड़ा लूज फिटिंग है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है. उनकी जो वाइट बियर्ड है, जो वाइट दाढ़ी है, वो इतनी बड़ी है कि उनकी चेस्ट का काफ़ी हिस्सा उस दाढ़ी ने कवर किया हुआ है और वो दिखने से ही मालूम पड़ रहे हैं कि लगभग 100 साल के तो हैं. नेक्स्ट. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो ऐसे इंसान नहीं हैं जिनकी वाइफ रही होंगी या बच्चे हुए होंगे, बिकॉज वो बड़े बूढ़े दिख रहे हैं. ही इज लाइक इन जब से उन्हें वो देख रहा है तो ही इज क्वाइट टॉल, ही इज स्ट्रॉन्ग, और ऐसा लगता है कि उनके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. मतलब ही सो ओल्ड कि राइटर इज अनेबल टू लाइक विजुअलाइज हिज यंग एज. बस सीधा बुढ़ापे की तरफ ही उनके सोच रहे हैं. एज फॉर माई ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. और अगर मैं दादी के बारे में सोचता हूँ कि वो यंग थे और प्रिटी थी, तो ये जो विचार है ये बड़ा रिवॉल्टिंग है, बड़ा ऑपोजिट है. मतलब ही इज नॉट कंफर्टेबल थिंकिंग अबाउट दिस थॉट. तो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. तो जब द राइटर इज थिंकिंग व्हाट पीपल सेड कि उसकी दादी कभी यंग और बहुत खूबसूरत होती थी, ये विचार उसे हजम नहीं होता, बिकॉज जब से वो पैदा हुआ है, जब से वो देख रहा है पिछले 20 साल से, जब से वो उन्हें जानता है, वो उनका एक बूढ़ी लेडी के तौर पर ही देखा है.
She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वो अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी जब वो अपने बचपन में खेलती थी, और उनके लिए उन गेम्स के बारे में बताना कोई खासा प्राइड की बात नहीं थी. इट वॉज अ यूजलेस थिंग, एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. लेकिन जब हम उन्हें सुनते थे, हम उन बातों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम किसी प्रॉफिट की कहानियां सुन रहे हों, किसी अवतार की कहानियां सुन रहे हों. सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर is talking about his grandmother, how he feels about grandmother, a little description of grandmother, and thoda bahut he spoke about his grandfather as well. So now let's move to the next paragraph. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. So in this paragraph, the writer is giving us the brief description of her grandmother's physical appearance. उसकी दादी दिखती कैसी थी उसके बारे में जो राइटर है वो हमें इस पैराग्राफ में बता रहे. तो ही इज सेइंग कि वो हाइट में छोटी थी और उनके फिजिक, शी वॉज लिटिल फैट, थोड़ी मोटी थी और झुकी हुई थी. मतलब आप समझ सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्ड तो बॉडी थोड़ी बेंट हो जाती है आगे की तरफ. और उनका जो फेस था उस पर क्रिस क्रॉस बने हुए थे रिंकल्स के, जो स्किन की सलवटें हैं, रिंकल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा आ गई थी कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे थे. एंड विथ नो डायरेक्शन. एवरीवेयर टू एवरीवेयर मीन्स विथ नो प्रॉपर डायरेक्शन. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड नोन हर. राइटर इतने कन्विंस हैं, ही इज़ वेरी श्योर कि वो हमेशा से ऐसी ही थी, क्योंकि फॉर लास्ट 20 ईयर्स जब से राइटर उन्हें जानते हैं वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी दिख रही हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नेवर हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. बूढ़ी थी वो, और इतनी बूढ़ी थी कि राइटर को ऐसा लगता है इससे ज़्यादा बूढ़ा हो ही नहीं सकता कोई, और पिछले 20 साल से वो उसी उम्र में हैं, उतनी ही बूढ़ी हैं, उससे ज़्यादा बूढ़ी हुई नहीं है. मीन्स राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी एक्सट्रीम ओल्ड एज में है, इससे ज़्यादा कोई बूढ़ा हो नहीं सकता, वो इस एज तक ओल्ड हो गई है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. इन दिस लाइन राइटर कह रहे हैं कि वो कभी खूबसूरत नहीं थी. प्रिटी हियर इट मीन्स फिजिकल ब्यूटी. उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी देखकर, जो प्रेजेंट पर्सनैलिटी है, कि अपनी यंग एज में वो फिजिकली ब्यूटीफुल तो नहीं थी, प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी. इट मीन्स शी वॉज डूइंग ब्यूटीफुल थिंग्स. वो एज ए पर्सनैलिटी, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा रहा होगा. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. इस लाइन में राइटर अपनी दादी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि वो कैसे घर में चलती रहती थी. हॉबल्ड means like she is not walking properly, थोड़ा रुक रुक कर चलना, जैसे ओल्ड एज में लोग चल पाते हैं. सो वो घर में अपने स्पॉटलेस सफ़ेद कपड़ों में, जो बिल्कुल साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े होते थे, उनमें चलती रहती थी. एक हाथ उनकी वेस्ट पर, ताकि वो अपने जो झुकी हुई कमर है, उसको झुकी हुई पीठ है, उसको थोड़ा बैलेंस कर सके. स्टूप मीन्स दैट बेंट बैक, जो झुकी हुई बैक है. और एक हाथ में वो हमेशा रोजरी को पर मंत्र पढ़ती रहती थी. रोजरी, यू माइट हैव नोटिस, जो साधु संत लोग होते हैं हाथों में मोतियों की माला रखते हैं, तो उस पर वो कुछ ना कुछ प्रार्थना करती रहती थी. नेक्स्ट लाइन. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके जो सिल्वर लॉक्स मीन्स ग्रे हेयर, जो वक्त के साथ सफ़ेद पड़ गए, उन बालों की बात हो रही है. वो उनके चेहरे पर जो पीला चेहरा है, ओल्ड एज, पेल मीन्स ओल्ड एज फेस,
और पकड़ मीन्स होलो, अंदर की तरफ घुसा हुआ। आपने नोटिस किया होगा व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्ड एंड ही लूजेस और शी लूजेस हिज टीथ, उसके दांत चले जाते हैं तो जो चीक्स होते हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ हो जाते हैं, उस फेस को बोला गया है पकर्ड फेस। तो उनके पकर्ड फेस पर वो बाल पड़े रहते थे अनटाइडली फॉर्म में, और उनके जो लिप्स हैं, दादी के जो लिप्स हैं, वो हमेशा एक प्रेयर बोलते रहते थे जो हमें साफ नहीं सुनाई देते थे। इनऑडिबल मीन्स विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता इजीली। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। एंड नाउ राइटर फिर से कहते हैं कि वो ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो कंपेयर करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को जैसे सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ ढकी रहती है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल उसी तरह थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। सो इस पैराग्राफ में वी विल एक्सप्लोर, द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट द फ्रेंडशिप between him and his grandmother. So let's read. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. So writer is telling कि राइटर के पेरेंट्स ने उनको अपनी दादी के यहाँ छोड़ दिया था जब वो खुद शहर चले गए थे, और तब से वो साथ रह रहे थे, वो वहां पर साथ में रहे। तो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप between him and his grandmother. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So, वो क्या करती थी दादी, उनको सुबह उठाती थी राइटर को और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। वो सुबह की जो प्रेयर है वो एक ही लय में गाती रहती थी जब वो उनको नहलाती थी और उनको तैयार करती थी, और इस उम्मीद में कि शायद राइटर उनकी इस प्रेयर को सुन सके और याद कर सके। नो इट बाई हार्ट मतलब उसको याद कर ले, लर्न कर ले, उनको याद हो जाए। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Now writer is saying कि मैं उनकी वो प्रेयर सुनता था, इसलिए नहीं कि मुझे याद करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी और मैंने कभी bothered to learn it means उनको उस प्रेयर को याद करने की कभी कोशिश भी नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. और फिर वो क्या करती, वो मेरी वुडन स्लेट जिस पर हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते उसको लेकर आती, जो वो पहले से धोकर और उस पर एक प्लास्टर मतलब एक परत चढ़ा के रखती थी। इफ़ यू कनेक्टेड टू योर ओल्ड एज या अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे या उनके पेरेंट्स से, इफ़ यू कैन टॉक टू देम, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग तख्ती पे पढ़ते थे, एंड दैट तख्ती स्लेट जिसको एक 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 लेयर लगा देते थे और उसके बाद उस पर राइटिंग करना पॉसिबल होता था। वेल, तो अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और उसके साथ वो एक छोटा इंक पॉट, मट्टी का बना हुआ इंक पॉट और एक रेड पेन भी ले आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, सबको इकट्ठा एक बंडल में बांध देती थी और मुझे दे देती थी। After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और फिर ब्रेकफास्ट करते थे हम लोग, और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते थे, एक मोटी और रात की रखी हुई, जैसे स्टेल मतलब बासी, we use a word बासी, वो चपाती, उसके साथ थोड़ी बटर और उस पर चीनी डालकर मैं ब्रेकफास्ट करता था। She carried several stale chapatis with her for the village dog, और वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले लेती थी ताकि रास्ते में जो विलेज में डॉग्स हैं उनको वो सर्व कर सके, उनको वो दे सके। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. So
मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल वहीं मंदिर से जुड़ा हुआ था। जो प्रीस्ट थे, पुजारी जी थे, वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे और सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे। सारे बच्चे एक रो में दोनों तरफ, वरांडा, जो टेंपल का वरांडा है, स्कूल का वरांडा है, उसके दोनों तरफ बैठकर अल्फाबेट्स और जो मॉर्निंग प्रेयर है उनको एक लय में गाते थे, एक लय में सीखते थे। लाइक इन स्कूल, इन जूनियर लेवल यू विल फाइंड टेबल्स को या किसी भी पोएम को एक ही टोन में सभी बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह। और मेरी जो दादी है, मतलब ना खुशवंत सिंह जी के बारे में बात हो रही है, तो उनके वर्ड्स हैं कि मेरी जो दादी हैं वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. जब हम दोनों का काम निपट जाता था, मेरा स्कूल और दादी जी का स्क्रिप्चर पढ़ने का काम निपट जाता था, तो हम वापस इकट्ठे जाते थे। और अब क्या होता था, विलेज डॉग्स हमें टेम्पल के डोर पर मिलते थे। जब हम वहाँ से निकलते थे तो टेम्पल के मंदिर के दरवाजे पर हमें विलेज के डॉग्स मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो हमें फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे और थोड़ा गुर्राते रहते। ग्रॉलिंग मीन्स गुर्राते थे, द वे डॉग मेक साउंड, जैसे डॉग्स आवाज निकालते हैं, और आपस में लड़ते हुए उन रोटियों के लिए जो हम उनको सर्व करते, दादी उनको डालती हुई आती थी। So in last two paragraphs हमने देखा कि द राइटर खुशवंत सिंह जी एज ए चाइल्ड बता रहे हैं अपना रिलेशनशिप, अपना फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। जब वो विलेज में रहते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें वहीं छोड़ गए थे दादी के यहाँ, तो साथ इकट्ठे रहे। दादी उनको सुबह उठाती थी, उनको तैयार करती थी और मॉर्निंग प्रेयर गाती थी, और फिर साथ में स्कूल जाती थी, उनको ब्रेकफास्ट कराती थी, फिर साथ में स्कूल जाती थी। स्कूल में राइटर जो है वो अपना अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सीखते थे, और साथ में दादी जो कि मंदिर से अटैच था स्कूल, वहीं पर होली बुक्स पढ़ती थी। और जब वो दोनों अपना स्कूल डे और रिलीजियस बुक पढ़ने का काम पूरा कर लेती थी, तो साथ में वो वापस घर इकट्ठा आते थे। और रास्ते में वो जो विलेज के डॉग्स हैं उनको रोटियां डालती थी, और डॉग्स उनको फॉलो करते थे उनके घर तक, आपस में उन रोटियों के लिए गुर्राते हुए, प्लस एक दूसरे से थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते। सो इन these two paragraphs it was about the first phase of relationship, that is friendship between the writer and his grandmother. Now, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. So जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरह शहर में जाकर सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने फिर हमें भी बुला लिया। हमें मतलब खुशवंत सिंह जी को और उनकी दादी जी को। और इस बात को राइटर ने लिखा है अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक एक्सप्रेशन है जो आपके चैप्टर के शुरू में दिया है। टर्निंग पॉइंट मीन्स जहां से चीजें बदल जाती हैं। टर्निंग पॉइंट, अ ट्विस्ट, अ मेजर इवेंट, जिससे चीजें का रुख बदल जाता है, जिससे लाइफ में कोई बड़े चेंजेस आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब why it was a turning point यहाँ पे explain किया है कि हम रहते तो एक ही रूम में थे, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अब राइटर का एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया था और उनका खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, तो मोटर बस से उस स्कूल में जाते थे। तो इट इज़ ऑब्वियसली कि पेरेंट्स तो नहीं जाएंगे मोटर बस में बैठ के। सो दिस वॉज वन चेंज। एंड अब वहाँ पर डॉग्स भी नहीं थे। जैसे गाँव में जब वो स्कूल से अपने पोते के साथ दादी आती थी, राइटर अपनी दादी के साथ वापस, तो रास्ते में डॉग्स मिलते थे और उनको रोटियां डालते थे, लेकिन अब वहाँ डॉग्स भी नहीं मिलते थे। तो इसीलिए दादी ने
अब डॉग्स को रोटी डालने की बजाय एक नया तरीका, एक नया काम शुरू कर दिया, और वो था कि घर के, जो शहर का घर था, उसके कोर्टयार्ड मीन्स उसके आंगन में चिड़ियाँ, स्पैरोज, एक टाइप की चिड़ियाँ हैं स्पैरोज, उनको वो रोटियां डालने लगी, उनको वो खिलाने लगी अपने ही तरीके से। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे ही वक्त गुजरता गया, वर्ष गुजर गए, एक साल फिर दूसरा साल, तो अब हम एक दूसरे को कम मिल पाते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो दादी ने मुझे सुबह उठाना कंटिन्यू रखा और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being around, etc. So जब मैं स्कूल से वापस आता था तो दादी पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता था, कुछ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड, जो दुनिया आसपास है उसके बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी। इस बात ने दादी को बड़ा नाराज किया। क्यों नाराज किया? लेट्स सी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब वो अपने पोते को, मतलब खुशवंत सिंह जी को, राइटर को, उनके स्कूल होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और दादी को यकीन भी नहीं था ये जो इंग्लिश स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जा रही है इन पर, और वो इस बात को लेकर भी खासा नाराज़ थी कि उनके स्कूल में टीचिंग अबाउट गॉड, भगवान की बातें और हॉली बुक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने घर पे बताया, घोषणा की कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। मतलब खुशवंत जी को स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है। She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. तो दादी ये सुनकर बड़ी नाराज़ हुई, बड़ी परेशान हुई जब सुनने में आया कि वो म्यूज़िक सीख रहे हैं, क्योंकि दादी का ये मानना था म्यूज़िक के कुछ लूड एसोसिएशन है, वल्गर एसोसिएशन है, ये कुछ वल्गर जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग होते हैं वही म्यूज़िक से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा दादी मानती थी। और उनका ये मानना था कि इट मेजरली बिलोंग टू मोनोपोली, मतलब इट वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी हार्लेट्स। हार्लेट्स होते हैं वो पीपल लाइक प्रोस्टिट्यूट हु सेल देयर बॉडी टू अर्न मनी। हार्लेट्स एंड बेगर्स और भिखारियों, इनसे रिलेटेड म्यूजिक होता था। तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी व्हेन शी केम टू नो कि उसका पोता, जैसे खुशवंत सिंह जी जो राइटर हैं, वो अपने स्कूल में म्यूजिक सीख रहे हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। दादी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो खामोश हो गई, और खामोशी से साफ पता लग रहा था कि उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद तो उन्होंने बहुत ही कम बात करनी शुरू कर दी खुशवंत सिंह जी से। सो इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट एज इट इज़ टोल्ड इन द लास्ट पैराग्राफ, व्हेन दे वर टेकन, जब उन्हें शहर में बुला लिया गया, तो तब से दादी जी और उनके पोते का जो रिश्ता था उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। वो पहले की तरह नहीं रहा जैसे वो विलेज में रहते थे तब था। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. So अब जो खुशवंत सिंह जी वो थोड़े और बड़े हुए और अब वो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया, तो अब क्या होता है, अब उन्हें सेपरेट रूम मिल जाता है घर में। पहले तो वो दादी के साथ रूम शेयर कर रहे थे, और जो कॉमन लिंक था, दैट वाज अ रूम, जो कॉमन लिंक था उन दोनों की फ्रेंडशिप का, वो टूट गया। स्नैप्ड मतलब झटके से टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और दिस इज अनदर एक्सप्रेशन जो हमने शुरू में पढ़ा था चैप्टर के, एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और मेरी दादी ने उनका अलग होना, खुद का मुझसे अलग होना, प्रॉपर एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
रेजिग्नेशन लाइक एक्सेप्टिंग इट, उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, नाउ यू आर इन यूनिवर्सिटी, यू हैव सेपरेट रूम, तो उन्होंने अलग होना पॉजिटिवली स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो बहुत ही कम ऐसा समय होता था कि वो अपना स्पिनिंग व्हील, चरखा छोड़ती थी ताकि वो किसी से बात कर सके। इट मीन्स शी वॉज ऑलवेज बिजी इन हर स्पिनिंग व्हील। और क्या करती थी वो? ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। और दोपहर के समय ही वो थोड़ा सा रिलैक्स होती थी और रिलैक्स होकर वो जो चिड़ियाएं आती थी अपने चिड़ियाओं को वो फीड करती थी। कैसे? लेट्स सी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. तो जब वो वरांदा बैठ जाती थी और छोटे छोटे टुकड़ों में चपाती को, ब्रेड को तोड़ती थी चिड़ियाओं के लिए, स्पैरोज के लिए, तो लगभग 100 के करीब चिड़िया वहां आ जाती थी उनके चारों तरफ। और एक वेरिटेबल मतलब ओके, एग्रीएबल मतलब बुरा ना लगने वाला, वेरिटेबल मतलब बुरा ना लगने वाला। बैटले मीन्स द साउंड, द केओस, शोर शराबा, और चिरापिंग्स होता है साउंड ऑफ स्पैरोज या बर्ड्स, बर्ड्स के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे चिरापिंग्स बोलते हैं। तो ऐसा वहां पर वो चिड़िया, 100 चिड़िया इकट्ठी होकर ऐसा माहौल, ऐसी आवाजें क्रिएट कर देती थी। Some came and perched her on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. कुछ चिड़िया उनके पांव पर बैठ जाती थी। Perched means होता है चिड़ियाओं के बैठने का एक तरीका होता है, वो अपने अपने पंजों से जहां पर वो बैठते हैं अच्छे से पकड़ लेती है, जकड़ लेती हैं, उसे पर्च बोलते हैं। सो पर्च करती थी उनके लेग्स पर, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी और कुछ उनके हेड पर बैठ जाती थी। और दादी हमेशा स्माइल करती थी और कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी। शूड अवे मतलब जैसे हिश ऐसे आवाज करके उन्हें दूर करना। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो दिन का आधा घंटा होता था उनका, वो उनके लिए सबसे खुशी वाला आधा घंटा होता था। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन में अगर आप पढ़ते हुए आपके टेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि दादी का सबसे अच्छा दिन का वक्त कौन सा गुजरता था, तो यू कैन राइट दिस आंसर टू दैट क्वेश्चन। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और फिर जब मैंने इंडिया से बाहर जाने का सोचा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन था कि दादी बहुत दुखी होंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. और राइटर सोच रहे हैं कि मैं लगभग 5 साल के लिए उनसे दूर हो जाऊंगा। और इस लाइन में बड़ा मीनिंग है, at her age one could never tell। और जितनी उनकी एज है तो he is showing a kind of fear कि शायद 5 साल बाद उनसे उनकी मुलाकात हो या ना हो, because she is very old, she may die meanwhile। इस पीरियड के दौरान हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा इनडायरेक्टली राइटर सोच रहे हैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट उन्हें ये भी लगता है कि हो सकता है माई ग्रैंड मदर, चूंकि 20 साल से उनको ऐसे देख रहे हैं, तो ही हैज़ अ लिटिल कॉन्फिडेंस एज वेल कि नहीं, वो ऐसी ही रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, इमोशनल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन but did not talk or show any emotion। वो रेलवे स्टेशन पर मुझे सी ऑफ करने आए, छोड़ने आए, लेकिन ना तो उन्होंने कोई बात की और ना ही कोई उन्होंने इमोशन दिखाए। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary। और उनकी जो लिप्स से उनसे प्रेयर निकल रही थी, और उनके जो दिमाग था वो भी अपनी ही प्रेयर में खोया हुआ था, और उनकी फिंगर्स अपनी जो मोतियों की माला है उस पर प्रेयर बोलते हुए बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा, मेरी दादी ने मेरे माथे को चूमा, और जब
मैं वहाँ से चल पड़ा, जब मैंने वहाँ से चला तो मैंने वो जो निशान, वो जो हल्का गीलापन मेरे माथे पर आया मेरी दादी का मुझे चूमने की वजह से, मैंने उसे बड़ा अच्छे से सजोया, बड़ा बड़ा इंजॉय किया। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये मेरी दादी का आखिरी फिज़िकल कांटेक्ट हो मेरे साथ, बिकॉज़ उनकी एज देखते हुए इट वाज नॉट श्योर कि 5 साल बाद राइटर उनसे वापस मिल पाएगा। He was not pretty sure about it. So in last few paragraphs, 2 paragraphs, we understood another phase of the relationship between the grandmother and the writer. आपने देखा फर्स्ट फेज था जब वो दोनों विलेज में रहते थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। सेकेंड फेज तब आया जब वो शहर में आ गए, कुछ चीज़ें में दे गेट सेपरेटेड, स्कूल जाना बंद हो गया और 2-3 चेंजेस आए। एंड इट वाज थर्ड फेज जब राइटर ने अब्रोड जाने का प्लान किया, तो अब तो बिल्कुल ही उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट इतना ख़त्म हो गया था कि राइटर इंटरनली थॉट, उनका अंदर ही अंदर ऐसा लगा कि शायद ही वो 5 साल बाद अपनी दादी से वापस मिल पाए। सो लेट्स रीड फर्दर। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा राइटर सोच रहे थे कि जाने क्यों 5 साल तक वो वापस मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जब 5 साल बाद वापस स्टेशन पहुंचे, वापस आए, तो उन्होंने स्टेशन पे अपनी दादी से मुलाकात की। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो बिल्कुल भी एक भी दिन और ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे 5 साल पहले थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और आज भी उनके पास टाइम नहीं था कुछ शब्द बोलने का, और जैसे उन्होंने मुझे अपने आर्म्स में लिया, अपने आर्म्स में जकड़ा, तो मैं सुन पा रहा था उनके मुंह से अपनी प्रेयर्स निकल रही थी जो वो हमेशा से करती थी। Even on the first day of my arrival, the happiest moment were with her sparrow, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. और इवन मैं पहला दिन था मेरा वापस आने 5 साल बाद, तब भी मेरी दादी का जो सबसे खुशियों वाले पल थे दिन का, वो वही पल थे जब with her sparrows, जब वो अपने स्पैरोज के साथ लंबे समय तक उन्हें रोटियां खिलाती थी और हल्की हल्की उनके डांट लगाती रहती थी। फ्रिवलस रिब्यूक्स मतलब ज्यादा गुस्से में नहीं, जैसे वो शी यूज्ड टू शू देम अवे, तो उस तरह से उन चिड़ियाओं को हम अक्सर जानवरों की तरफ प्यार से थोड़ा डांटते हुए एक अलग तरह से पेश आते हैं, तो उन डांट की बात हो रही। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन, फ्रिवलस रिब्यूक्स, लाइक स्मॉल स्कोल्डिंग, हल्की हल्की डांट जो उन चिड़ियाओं को लगाती थी। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उस शाम को, that first day of my arrival, राइटर कह रहे हैं, एक चेंज आया मेरी दादी में। It was a change in her routine. उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की। She did not pray, जबकि वो हमेशा हर रोज प्रेयर करती थी। और क्या किया उन्होंने मोहल्ले से कुछ औरतों को बुलाया, कुछ फीमेल्स इकट्ठा हुई और एक पुराना ड्रम लिया, अरेंज किया और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और घंटों तक उन्होंने उस ड्रम को, जो ढोल है, ड्रम है, उसको हाथों से पीटा, मीन्स हाथों से बजाया, उसमें से आवाज निकाली जैसे ड्रम को बजाते हैं। और ये एक और एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम। सैगिंग स्किन्स मीन्स वो स्किन जो अंदर की तरफ चलेगी। आपने साइड में देखा होगा ढोलक के, सो व्हेन यू कंटिन्यूअसली यूज इट तो द स्किन गेट्स लिटिल लूज और वो अंदर की तरफ चली जाती है। और dilapidated मीन्स यूज्ड, विच इज नॉट इन गुड कंडीशन,
तो ये एक्सप्रेशन अबाउट इट इज शोइंग, ये उस ड्रम की, उस ढोलक की कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और उन्होंने योद्धाओं के वापस आने पे, पुराने ज़माने में जब सैनिक वापस घर आते तो उनके स्वागत के लिए गाने गाए जाते थे, तो बहादुरी की, उनकी बहादुरी के लिए, उनके वेलकम के लिए उन्होंने ढोलक बजाया। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें अपनी दादी को मनाना पड़ा कि कहीं वो ज़्यादा, क्योंकि शी डजंट डू फिजिकल हार्ड वर्क, और ड्रम बजाने से ऐसा ना हो कि उनके मसल्स, उनकी स्किन, उनकी बॉडी में कोई पेन शुरू हो जाए या अकड़ जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता हूँ कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। सो ये एक चेंज आया दादी में उस शाम को जब मेरा पहला दिन था। आफ्टर 5 years आई केम बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी दैट अब्रोड after my higher studies. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. अगली सुबह मेरी दादी बीमार पड़ गई, वो बीमार पड़ गई, उनको हल्का फीवर था और डॉक्टर ने कहा था कि ठीक हो जाएगा, फीवर दूर हो जाएगा, फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी दादी ने अलग तरह से सोचा और उन्होंने कहा, शी टोल्ड अस हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि उनका अंत बहुत पास है अब, एंड शी थॉट दैट शी वॉज अबाउट टू डाई। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने हमें कहा कि मेरी जिंदगी के आखिरी चैप्टर, अपनी ज़िंदगी के आखिरी चैप्टर के आखिरी कुछ घंटों में मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी, तो अब मैं आपसे बात करके उस समय को वेस्ट नहीं करूंगी। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. हमने उनकी इस बात का विरोध किया कि आप, जब उन्होंने कहा कि अब वो हमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगी और एंड शी वुड कंटिन्यू, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो शांति से अपने बेड में प्रेयर करने लगी और अपनी बीड्स, जो रोजरी बीड्स थी, मोतियों की माला थी, उन पर प्रेयर बोलने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक कर पाते उन पर, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उन पर शक कर पाते, उनके लिप्स चलने बंद हो गए और उनके हाथ से जो लाइफलेस फिंगर्स थी, उनके हाथ से उनकी मोतियों की माला जिस पर वो जपती थी प्रार्थनाएं, वो गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और उनके चेहरे पर एक शांति से भरा हुआ पीलापन छा गया और हमें महसूस हो गया और हमें मालूम पड़ गया कि अब वो नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. तो जैसे as a culture after the death हमने उन्हें बेड से उठाया और एक ट्रेडिशन के तौर पर, पारंपरिक तरीके से हमने उनकी बॉडी को नीचे ग्राउंड पर लिटाकर उनको एक रेड श्राउड मीन्स द लास्ट क्लोथ वी यूज टू कवर द डेड बॉडी, दैट कफन हम उसे बोलते हैं, उसे उनको कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और कुछ घंटों के शोक मनाने के बाद, मॉर्निंग, इट्स नॉट सुबह वाला मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग, जहाँ पे हम लोग, जो वर्ड होता है शोक मनाने के लिए, हम उनको वहीं अकेला छोड़ दिया ग्राउंड पर, फ्लोर पर, और उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। और शाम को हम उनके रूम में एक अर्थी लेकर, क्रूड स्ट्रेचर जो तभी बनाई जाती है, उसको लेकर गए ताकि हम उन्हें क्रेमेशन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकें। The sun was setting and had lit her room,
and veranda with a blaze of golden light. और सूर्य छिप रहा था और उनके रूम और वरांदा में सूरज की जो आखिरी किरण थी दैट इज वेरी वेरी ब्राइट लाइक सो उससे गोल्डन लाइट उस रूम में उस वरांदा में फैल गई सब. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम कोर्टयार्ड में आधे आंगन में जाकर रुक गए. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन अ रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. पूरे वरांदा में और उस रूम में जहां पर वो मृत लेटी हुई थी और उनकी डेड बॉडी रेड श्राउड से लिपटी हुई थी. thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों चिड़ियाएं वहां पर फैली हुई थी, फैलकर बैठी हुई थी उस फ्लोर पर. There was no chirruping. लेकिन आज वो कुछ आवाज नहीं कर रही थी जैसे कि वो तब करती थी जब दादी उन्हें टुकड़े खाना देती थी. We felt sorry for the birds and my mother fetched some breads for them. हमें बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए भी, तो मेरी मम्मी ने, खुशवंत सिंह की मम्मी ने, मतलब मदर ने कुछ ब्रेड्स लेकर आई उनके लिए. She broke it into little crumbs. और उन्होंने उनको छोटे छोटे पीसों में, crumbs means small bits में तोड़ दिया उस रोटी को, चपाती को, ब्रेड को, द वे माई मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, जैसे मेरी दादी करती थी, और उन चिड़ियाओं की तरफ फेंक दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन उस दिन चिड़ियाओं ने एक भी नजर भर के नहीं देखा उन ब्रेड्स की तरफ. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हमने अपनी दादी की डेड बॉडी को उठाकर वहां से चले, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, तो वो सभी चिड़ियाएं शांति से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगली सुबह जो स्वीपर साफ करने वाले हैं उन्होंने उन क्रम्स को जो चिड़ियाओं के लिए डाले थे उनको डस्टबिन में झाड़ू से उठा लिया, डस्टबिन में पहुंचा दिया झाड़ू से. सो दिस स्टोरी इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर दैट इज खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर. और ये हमें बताती है उनके फेज ऑफ रिलेशनशिप. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडमदर इन फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ एंड अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडफादर. उसके बाद इट्स ऑल अबाउट द फेज ऑफ द रिलेशनशिप, कि कैसे उनका रिलेशनशिप विलेज से और शहर में आने और फिर इनके विदेश जाने के बाद किस तरह से उनका रिलेशनशिप बदलता है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप between him and his grandmother by a very famous writer Khushwant Singh. So this was reading and explanation of chapter 1, The Portrait of a Lady. I'll be uploading the video of chapter 2 soon. For any further explanation, assistance or discussion, please drop me a message on my number. And till then, take care, keep following my videos. And I also request you keep liking and asking people to subscribe my channel for your further enlightenment of English subject. I'll be happy to help you. Thank you so much. Take care. Have a good day. Bye-bye.